डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ईडी एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो बच्चों मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या है, यानी कि इससे बनेगा क्या, गैमेट्स बनेगा। फाइनली क्या बनने वाला है, इससे गैमेट्स बनेगा बच्चों। ये देखिए, अब अपन बात करें ये गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर भी होगी, यानी कि उसके अंदर अपन बात करेंगे अगर मेल में गैमेटोजेनेसिस होगी तो उसको बोलेंगे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि मेल के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको बोलते हैं अपन स्पर्म, और स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोल रहा है बच्चों अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, एज वेल एज अगर अपन फीमेल की बात करें ऐसे ही, तो सेम एज फीमेल के अंदर भी गैमेट बनेगा। अगर अपन फीमेल की बात करें तो वहां फीमेल के अंदर क्या चलेगा, वहां चलेगा oogenesis। oogenesis बच्चों, यानी कि फीमेल के अंदर oogenesis की प्रोसेस होगी। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली अपन यहाँ पर देखें कि मेल के अंदर क्या बनने वाला है, तो मेल के अंदर बनेगा स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है, यहाँ पर मैंने बोला इसके अंदर स्पर्म बनेगा सर। स्पर्म को अपन ने मेल गैमेट बोला है। ठीक, यहां पर क्या बनता है oogenesis में बच्चों, यहां पर बनने वाला है ओवम। ओवम बनेगा। अब अपन देखेंगे कि कैसे एक फीमेल के अंदर ओवम बन रहा है और कैसे एक मेल के अंदर स्पर्म बन रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में एक तरह से सेल डिवीजन चलने वाला है। तो अपन बात करेंगे कि सेल डिवीजन को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो बच्चों, दो टाइप का सेल डिवीजन अपन देखेंगे कि मेल के अंदर या फीमेल के अंदर जो भी गैमेट्स बनते हैं वो उनके अंदर सेल्स का डिवीजन होने वाला है। तो अपन बात करें जो मेल के अंदर गैमेट्स बनाएगी सेल्स, उनको अपन बोलते हैं मेल जर्म सेल्स। ठीक है, अगर फीमेल के अंदर जो सेल्स गैमेट्स बना रही है उनको बोलते हैं अपन फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि सर वो कौन सी सेल्स हैं जो स्पर्म बना रही है मेल के अंदर, और वो कौन सी ऐसी सेल्स है जो ओवम बना रही है एक फीमेल के अंदर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मेल के अंदर मेल के अंदर क्या है, ऐसी सेल्स हैं जिन्हें अपन बात करें, ये सेल्स, इसको बच्चों बोलते हैं अपन स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं स्पर्म मदर सेल। यानी कि एक मदर की बात करें जो प्रोड्यूस करती है एक बच्चे को, सेम एज यहाँ पर भी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स स्पर्म को प्रोड्यूस करेगी, तो अपन यहाँ पर बोल रहे हैं इसको स्पर्म मदर सेल बच्चों। स्पर्म मदर सेल कहाँ रिसाइड करती है ये सेल, तो आपने देखा होगा स्पर्मेटोगोनियम जो सेल्स है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिसाइड करती है। और अपन ने ये भी देखा कि फेलोपियन ट्यूब का ट्रांसफर सेक्शन कैसे होता है। तो फेलोपियन ट्यूब का अपन ने फेलोपियन ट्यूब ना बोलकर यहाँ पर बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये देखो, तो स्पर्मेटोगोनियम यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किसमें होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक ट्रांसफर सेक्शन देखा लास्ट लेक्चर में। इससे पहले के कई लेक्चर में अपन ने डिस्कस भी कर लिया है कि कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक दिखती है, या उसकी लोकेशन कैसी है, या अपन बात कर सकते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो अपन उसका टीएस देख रहे हैं, अपन पहले भी देख चुके हैं इसका, एक बार अपन फिर से देखने जा रहे हैं। चलिए, सबसे सेंटर के अंदर आपको एक कैविटी मिलेगी जिसे बोल रहे हैं ल्यूमेन, और यहाँ पर अपन ने देखा था अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, इनको बोला था अपन ने बेसल कंपार्टमेंट्स, और इन्हीं बेसल कंपार्टमेंट्स के अंदर पेरिफेरल रीजन के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको स्पर्मेटोगोनियम सेल्स कहते हैं। ये देखिए बच्चों, इनको अपन स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बोलेंगे। और ये जो आपको टीएस मैंने यहाँ पर बनाया है, ये किसका टीएस है, ये टीएस है डक्ट का ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है, ये आप सेमिनिफेरस डक्ट देख रहे हैं। अब अपन बात करेंगे फीमेल के अंदर oogenesis कौन करेगा। तो मैं यहाँ पर जैसे अपन ने मेल में स्पर्म मदर सेल बोला है, वैसे ही ओवम में एग मदर सेल्स होती है जिसे अपन बात करते हैं oogoनियम बच्चों। यहाँ पर भी एक सेल्स है जिसे अपन बोलेंगे oogoनियम। oogoनियम ये एक तरह की यूनिपोटेंट सेल है। अगर अपन बात करें यहाँ पर पोटेंसी की, तो स्पर्मेटोगोनियम और oogoनियम दोनों ऐसी सेल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो यूनिपोटेंसी रखती है। ये पोटेंसी वर्ड क्या होता है, यानी कि किसी सेल्स का डिफरेंशिएशन कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी टाइप की सेल्स को फर्दर बना सकती है। तो यहाँ पर इन दोनों सेल्स को अपन यूनिपोटेंट बोल रहे हैं।
oogonia सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो अपन ने देखा इसकी लोकेशन क्या है, तो ये ओवेरी में प्रेजेंट है बच्चों, ओवेरी में। ओवेरी में भी अपन ने देखा था कि ओवेरी के दो पार्ट है, यहाँ पर सबसे पेरिफेरल पार्ट को बोला था अपन ने कॉर्टेक्स और इसको बोला था अंदर वाले को मेडुला। तो oogonia सेल्स की लोकेशन अपन ने देखी कि सर ये ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है, ये देखिए, ठीक। तो अब इस oogonia के अंदर फर्दर डिवीजन चलेगा और उससे ओवम बनेगा, और इधर अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में फर्दर डिवीजन चलेगा और इससे फाइनली स्पर्म बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अपन एक प्रोसेस जिसे बात कर रहे हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले अपन स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे क्या oogenesis प्रोसेस देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये देखिए एनसीईआरटी से अपन ने डायग्राम लिया है और इसमें एक सेल की जो अपन ने अभी भी बात करी थी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, ये देखिए यही वो सेल है। अब अपन बात करें कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल में कब कंडक्ट होगी, यानी कि मेल के अंदर ये प्रोसेस कब कंडक्ट होगी, तो अपन बात करेंगे 8 प्यूबर्टी। 8 प्यूबर्टी उसके अंदर क्या होगी, ये प्रोसेस स्टार्ट होगी किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस 8 प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस विल स्टार्ट बच्चों, ध्यान रखना इससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि जो अपन ने देखा था, यहाँ पर फिर से मैं बनाने जा रहा हूँ, ये सर्टोली सेल्स थी, सर्टोली सेल्स क्या, ये थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अपन ने देखा था, ये देखो अभी भी अपने लास्ट स्लाइड में देखा है, ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो ये देखो बच्चों, ये अपन ने ट्रांसफर सेक्शन देखा है, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस डक्ट, ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन। इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि सर ये पूरी डिवीजन की प्रोसेस चल कहाँ रही है, तो अपन बात करेंगे बच्चों इस कंपार्टमेंट को अपन ने बोला है बेसल कंपार्टमेंट। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ इस कंपार्टमेंट को, यानी कि इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं जो अपन ने पहले पढ़ लिया है, इसको बोला बच्चों अपन ने बेसल कंपार्टमेंट, ये बेसल कंपार्टमेंट। अब पूरी प्रोसेस इस बेसल कंपार्टमेंट में होने वाली है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस कहाँ कंडक्ट हो रही है, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में या सेमिनिफेरस डक्ट के अंदर क्या हो रही है, पूरी की पूरी प्रोसेस कंडक्ट हो रही है। अब फर्दर अपन ये भी बात कर रहे हैं कि सर सेमिनिफेरस डक्ट में अपन ने देखा है कि उसके दो अलग अलग रीजन होते हैं, पहले को अपन ने बोला बेसल, दूसरे को बोला ल्यूमेन। तो अपन बात करें बेसल कंपार्टमेंट में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी या फिर ल्यूमेन में होगी, तो बच्चों किस में होगी, बेसल कंपार्टमेंट में। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये देखो अलग अलग कंपार्टमेंट, सबसे सेंटर के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसको बोला ल्यूमेन, और जो पेरिफेरल में ये कंपार्टमेंट बने हुए इनको बोला बेसल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन क्या बात कर रहे हैं कि सर पेरिफेरल रीजन पर क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स प्रेजेंट है, ये देखिए ऐसे। अब इस स्पर्मेटोगोनियम सेल्स के अंदर चलेगा डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएट होकर ही स्पर्म बनाएगी। अब इनमें डिफरेंशिएशन चलेगा बच्चों, ठीक है। अब ये देखना, अब हम बात करें 8 प्यूबर्टी, इसके अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले होगा माइटोसिस डिफरेंशिएशन। इसमें माइटोसिस हुआ, और आपको पता है किसी भी सेल के अंदर जब डिवीजन होता है तो एक सेल से कितनी सेल बन जाती है, 2 सेल बन जाती है, यानी कि सेल डिवाइड करके एक सिंगल सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल। तो ये देखो अभी एक सिंगल सेल थी, इससे कितनी बनी, 2 सेल बनी, 2 से कितनी बनी, 4 बनी, ऐसे करके ये डबल होती रहती है इसके नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनियम सेल्स ने क्या बनाया है, यहाँ पर माइटोसिस किया उसने, और फर्दर उसने क्या करा है, ये बनाया है, इसको बोलते हैं बच्चों, ये है स्पर्मेटोगोनियम ए, तो यहाँ पर बन चुका है स्पर्मेटोगोनियम बी, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोला अपन ने, स्पर्मेटोगोनियम बी। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कब बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कब बनेगी, ठीक है। तो अपन बात करें कि सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो स्पर्मेटोगोनियम बी के अंदर जब डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि उसके अंदर जब ग्रोथ की स्टेज आएगी तब बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि देखो ये एक स्ट्रक्चर, इसको बोला अपन ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसको बोला अपन ने स्पर्मेटिड, और इनको बोला फर्दर अपन ने स्पर्मेटोजोआ। तो ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पर ये दो आपको जो यहाँ पर सेल्स दिख रही है इनको क्या बोला अपन ने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इससे पहले बीच के अंदर आपको कुछ सेल्स दिख रही है, ये देखो ये वाली सेल, ये वाली और ये वाली, ये क्या है, ये मैं बोल रहा हूँ कि स्पर्मेटोगोनियम सेल्स मल्टीप्लाई कर रही है, मल्टीप्लीकेशन कर रही है।
मल्टीप्लीकेशन करके वो फर्दर सेल्स बनाते हैं। जैसे स्पर्मेटोगोनियम ए हो गया, ए से बन गया, बी बन गया, ऐसे करके वो मल्टीप्लाई करती रहती है और उनमें माइटोसिस चलता रहता है। तो उनमें से जैसे बहुत सारी सेल्स बनी है, ये अभी भी स्पर्मेटोगोनियम ही सेल्स हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक सेल्स, वैसे तो ये सारी सेल्स जाएगी ऐसे बहुत सारी जो इंडिविजुअल हर एक सेल्स क्या जाएगी, फर्दर ग्रोथ फेज में जाएगी और ग्रोथ होकर इनमें क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। ये देखिए, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किसी एक सेल के अंदर यहाँ पर डिवीजन दिखा है, यहाँ पर इसमें 2 सेल्स बन चुकी है। अब ये दोनों फिर फर्दर क्या बना रही है, अलग अलग सेल्स बना रही है, तो टोटल हो गई 4। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें से किसी एक सेल में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके बताया, ये देखो इसमें, तो फर्दर कितनी हो गई, 2। तो क्या ये सेल भी डिवाइड करेगी? यस, ये सेल भी डिवाइड करेगी बच्चों, ये वाली भी डिवाइड करेगी, ये वाली भी डिवाइड करेगी। इनमें भी वो सेम प्रोसेस होगी जो इसके अंदर हो रही है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो बनी है किससे, स्पर्मेटोगोनियम से। ठीक, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, यानी कि अपन पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में अगर बच्चों अपन सेल डिवीजन की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं, चलिए सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेल डिवीजन के अंदर क्या चलेगा, सीडी का मतलब है सेल डिवीजन। 2 टाइप का सेल डिवीजन चलता है यहाँ पर, एक तो है माइटोसिस और दूसरा बच्चों मियोसिस। माइटोसिस चलेगा और मियोसिस चलेगा। यहाँ माइटोसिस को अपन इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपन इक्वेशनल डिवीजन। ईडी का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, और यहाँ पर चलता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बच्चों, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है इसके अंदर और इसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहती है, इसलिए इसको इक्वेशनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन रिडक्शनल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले माइटोसिस कहाँ होने जा रहा है, ये देखो यहाँ पर माइटोसिस होने जा रहा है। तो माइटोसिस होने के बाद में ही क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। ठीक, अब हम बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जैसे बन गई, ये दोनों आपको दिख रही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें बच्चों का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट क्यों बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है मियोसिस को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। मियोसिस फर्स्ट, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है फिर चलता है मियोसिस सेकंड। तो इसलिए अपन बात करें मियोसिस को भी फर्दर अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो अपन बात करें यहाँ पर फर्स्ट होगा सबसे पहले, तो फर्स्ट होते ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना है। क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये वाला, इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये है सेकेंडरी, ये क्या था, प्राइमरी, ये है प्राइमरी, और ये क्या है, ये स्पर्मेटोगोनियम ही है सर, डिवाइड हो रही है, ये स्पर्मेटोगोनियम ही है, स्पर्मेटोगोनियम। इनमें माइटोसिस हो रहा है और माइटोसिस होने के बाद में क्या बनाया इन्होंने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया है। ठीक, अब अपन बात करेंगे कि ठीक है सर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उससे बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर डिवीजन चलेगा और अब जो मियोसिस होगा उसको बोलेंगे अपन सेकेंड मियोटिक डिवीजन। इसके बाद में क्या बन जाएगा, इसके बाद में आप देख पा रहे ये वाले स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। इनको क्या बोलेंगे अपन, स्पर्मेटिड, इसको स्पर्मेटिड बोला अपन। अब इन स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन होने के बाद में एक स्टेज आएगी जिसे बोलते हैं अपन स्पर्मेटोजोआ बच्चों। ये है स्पर्मेटोजोआ, इसको अपन स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए, स्पर्मेटोगोनियम सेल से, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम सेल से स्पर्मेटिड बनने तक की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक की प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये किसको बोलेंगे, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनने तक की प्रोसेस, यहां से लेकर यहां तक की प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने तक की प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चों याद रख लेना आपको, ठीक है। तो ये अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर जो स्पर्मेटोजोआ है यही क्या है, फाइनली स्पर्म है। स्पर्मेटोजोआ को अपन क्या बोल रहे हैं, स्पर्म बोल रहे हैं। तो पहले क्या बनता है, इमेच्योर फॉर्म स्पर्म की, जिसे बोलते हैं अपन स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड में जैसे ही मैच्योरेशन आता है तो फिर एक स्टेज बनती है जिसे बोलते हैं अपन स्पर्मेटोजोआ, इसको अपन बोलते हैं स्पर्म। ठीक है,
तो स्पर्म की इमेच्योर फॉर्म को क्या बोल रहे हैं अपन? स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड क्या हो गया यहाँ पर? इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि सर ये कैसी प्रोसेस, इसके अंदर क्रोमोजोम का क्या सिलसिला है, इसमें क्रोमोजोम का डिवीजन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अपन देख पा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले आप सबसे टॉप के ऊपर देखोगे ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, इसके पास में नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है? चलिए मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम है बच्चों 44 प्लस XY, 44 प्लस XY है। किसके पास में? इस स्पर्मेटोगोनियम के पास में, ये देखिए इसके पास में। अब आप देख पा रहे होंगे कि इससे जो भी सेल्स बन रही है इनके पास में भी सेम रहेगा, यानी कि माइटोसिस होने के बाद में जितनी भी सेल्स है उनके पास में क्या रहेगा, जल्दी बताइए, उसके पास में भी सेम रहेगा क्रोमोजोम नंबर। ये देखिए, अब हम बात करें सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितना रहेगा क्रोमोजोम नंबर। देखिए वो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो चुका है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन भी माइटोसिस से हुआ है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है। तो अपन ने लिखा 44 प्लस XY, यहाँ पर भी क्रोमोजोम 44 प्लस XY होगा। अब हम बात करेंगे सर, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जा रहा है और उसके अंदर हो रहा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो आपको पता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में रिडक्शनल डिवीजन, इसको अपन एज ए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर जो है वो हाफ हो जाती है। तो मियोसिस फर्स्ट जैसे ही हुआ तो उससे क्या बन रही है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितनी हो जाएगी? हाफ हाफ चली जाएगी, यानी कि 44 का अगर अपन हाफ करें तो यहाँ पर आ जाएगा 22 प्लस Y लिख दे रहे हैं। चलिए इसके पास में Y आ गया तो इसके पास में क्या आएगा? 22 प्लस X चला जाएगा बच्चों। ये दोनों की दोनों सेल्स के पास में अपन देख रहे हैं क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया, इसके पास में 22 प्लस X आ गया तो इसके पास में 22 प्लस Y चला गया। अब हम देख पा रहे हैं सेकंड मियोटिक डिवीजन, तो क्या सेकंड मियोटिक डिवीजन में क्रोमोजोम फिर से हाफ हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी कि जो माइटोसिस में हो रहा है वही सेम फिनोमेना किसमें होगा? वो होगा मियोसिस सेकंड में। तो यहाँ पर क्रोमोजोम हाफ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सेल बायो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। इसको सेल बायोलॉजी में अपन जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर अपन डिटेल से देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है और मियोसिस सेकंड में ऐसा क्या है कि वहां पर क्रोमोजोम हाफ नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आप इतना जानिए कि मियोसिस सेकंड में क्रोमोजोम हाफ नहीं होता है। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखो इक्वेशनल डिवीजन है एक तरह का, तो यहाँ पर 22 प्लस एक्स है तो इसके पास में भी क्या आ जाएगा? 22 प्लस एक्स आ जाएगा, सेम आ जाएगा सेम। इसके पास में भी 22 प्लस एक्स आ जाएगा, ये लीजिए 22 प्लस एक्स आ गया। इसके पास क्या आएगा? इसके पास में जो इसकी पेरेंटल सेल है उसी का क्रोमोजोम आएगा। अगर पेरेंटल की बात करें तो इसमें क्या है? 22 प्लस वाई, तो इसके पास में भी 22 प्लस वाई आ जाएगा, इसके पास में भी 22 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम देख पा रहे हैं ये जो स्पर्मेटो जो है इनके पास में कैसा रहेगा? तो इसके पास 22 प्लस एक्स था, इसके पास में 22 प्लस एक्स था, इसके पास 22 प्लस वाई, इसके पास में भी 22 प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्रोमोजोम का अरेंजमेंट हो गया इनके अंदर। तो इसमें से आपको चार यहाँ पर क्या बना है? स्पर्मेटोजोआ बना है, जिसमें से दो के अंदर तो 22 प्लस एक्स है और दो के अंदर 22 प्लस वाई है। तो ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होता है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे क्रोमोजोम हाफ हो रहे हैं और कौन कौन सी सेल स्टेज बन रही है वो आपको पता लगी होगी। तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस को बच्चों जनरली अपन तीन इवेंट के अंदर देखते हैं। सबसे पहले इवेंट को बोलते हैं प्रोलिफरेशन, फिर उसके बाद में आता है क्या? ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज के बाद में आता है मैच्योरेशन फेज। तो जब अपन बात कर रहे हैं ये वाली स्टेज, इनकी जब स्पर्मेटोगोनियम सेल से फर्दर बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बनी, ये देखो 1 से 2, 2 से 4, तो इसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद में क्या बनाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटोजोआ बनने तक की प्रोसेस को बोलते हैं अपन मैच्योरेशन फेज। ठीक है बच्चों, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब अपन बात करेंगे oogenesis की प्रोसेस। ये देखिए oogenesis, यानी कि मेल के अंदर गैमेट अपन बना चुके हैं, अब अपन फीमेल के अंदर गैमेट बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो oogenesis में क्या है? जैसे अपन ने देखा सेम एज स्पर्मेटोगोनियम वहां पर सेल्स काम कर रही थी, सेम एज यहाँ पर oogoनियम सेल्स काम करेगी। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक oogoनियम सेल्स है। ठीक,
इसमें भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें भी डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये देखो इधर देख ले रहे हैं अपन, ये एक ऊगोनियम सेल्स है, इसको बोला अपन ने ऊगोनियम सेल। सेम है, उसमें भी ये ऊगोनियम ए सेल से ऊगोनियम बी बनाएगी, यानी कि 1 से 2 बनेगी, ऐसे डिवीजन होता रहेगा और इससे सेल्स बनती रहेगी। इन दोनों से फिर अलग अलग सेल्स बनेगी, ठीक है। ये भी इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज आती है, तो ये ऊगोनियम सेल्स है, ठीक। अब हम बात करें इससे क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी, सॉरी प्राइमरी oocyte बनेगी बच्चों, स्पर्मेटोसाइट्स नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि अपन oogenesis के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी oocyte आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर रेड कलर से जो सेल्स दिख रही है, ये ऊगोनियम सेल्स है, और ऊगोनियम सेल्स ने ही मैच्योर होकर क्या बनाया है, मतलब ग्रोथ होकर क्या बनाया, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सॉरी प्राइमरी, फिर से स्पर्मेटोसाइट्स आ रहा है, प्राइमरी oocyte बच्चों, ठीक है। प्राइमरी oocytes के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होने वाला है बच्चों, इसके अंदर होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है। तो मैंने बोला इन्हीं में से एक सेल्स ने क्या बना लिया है, प्राइमरी oocyte बना लिया, ये प्राइमरी oocyte है, पीओ का मतलब है यहाँ पर प्राइमरी oocytes। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो एक सेल से 2 सेल बन जाएगी, ये देखिए एक सेल से 2 सेल बन गई, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस प्राइमरी oocytes के अंदर क्या हो गया है, मियोसिस हुआ, तो एक तो यहाँ पर क्या बन रही है, छोटी सी सेल्स बन रही है, और एक फर्दर लार्ज सेल बन रही है। लार्ज सेल को बोल रहे हैं अपन सेकेंडरी oocytes, इसको बोल रहे हैं अपन फर्स्ट पोलर बॉडी। लेकिन अपन बात करेंगे कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूसली मियोसिस नहीं हो रहा है। अगर अपन मियोसिस की भी बच्चों बात करें तो मियोसिस को अपन ने 2 टाइप में डिवाइड किया है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब अपन मियोसिस की इवेंट्स की बात करें तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ते हैं अपन प्रोफेज, इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं बच्चों प्रोफेज फर्स्ट, फिर क्या पढ़ते हैं इसमें मेटाफेज फर्स्ट, ये देखिए मेटाफेज फर्स्ट, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट क्या है ना, फिर अपन पढ़ते हैं इसमें एनाफेज फर्स्ट, फिर जो इवेंट आती है वो है एनाफेज फर्स्ट, देन फिर आता है इसमें टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक। मियोसिस फर्स्ट है इसलिए अपन ने बोल दिया फर्स्ट 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 फर्स्ट। अब हम बात करें सर इस मियोसिस फर्स्ट की, ये जो चारों की चारों जो इवेंट्स है, इसमें से सबसे लार्ज इवेंट कौन सी है, लार्ज इवेंट होती है बच्चों प्रोफेज, क्योंकि इसके अंदर फर्दर इवेंट्स रहती है। तो फर्दर इवेंट्स कौन कौन सी रहती है इसमें, लता जरा पानी दे दे, ये है इसकी ट्रिक बच्चों, कैसे याद रखोगे, लता जरा पानी दे दे। एल का मतलब है यहाँ पर लैप्टोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस बच्चों। तो यहाँ पर अपन फिर फर्दर अपन बात करें, लैप्टोटीन फर्स्ट, जाइगोटीन फर्स्ट, पेकाइटीन फर्स्ट, डिप्लोटीन फर्स्ट, डायाकाइनेसिस फर्स्ट, ठीक। तो ये सारी इवेंट्स फर्दर प्रोफेज के अंदर गुजरती है, ये सारी प्रोसेस। जब प्रोफेज में ये सारी इवेंट्स एक 1 बाय 1 सीक्वेंशनल चलेगी, सीक्वेंस से चलेगी, तभी वो मेटाफेज के अंदर इंटर कर पाएगी। तो यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte बनती है ना, तो उससे पहले ये पूरी की पूरी प्रोसेस उसमें कंप्लीट होगी, तब जाके क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte बनेगी, ठीक है बच्चों। तो मियोसिस फर्स्ट में अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेस चलती है यहाँ तक की, कहाँ तक की, प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी, इस पर प्राइमरी जो oocytes है, ये अपन देख रहे हैं यहाँ पर बर्थ और चाइल्डहुड यहाँ पर लिखा हुआ है और प्यूबर्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, तो अपन बात करें अब तक जो अपन ने प्रोसेस पढ़ी है ना, ये सारी की सारी प्रोसेस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में चलती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। क्या उसमें oogenesis की प्रोसेस जन्म से पहले स्टार्ट हो जाती है, जी हाँ बिल्कुल, एक फीमेल के अंदर oogenesis की प्रोसेस जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो अपन लिख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन ये सारी इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन, यानी कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में oogoनियम से क्या बन जाता है, प्राइमरी oocyte बन जाता है, और इवन प्राइमरी oocyte के अंदर भी क्या स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है बच्चों। यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया है, और इससे बनने वाला था सेकेंडरी oocyte, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, जरा देखते हैं। ये देखिए मियोसिस फर्स्ट की फर्दर
अलग अलग स्टेज है यहाँ पर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रोफेज के अंदर अपन बात करें, प्रोफेज फर्स्ट, इसके अंदर लैप्टोटीन कंप्लीट हो जाएगा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जाइगोटीन भी कंप्लीट हो गया एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, पेकाइटिन भी कंप्लीट हो गया एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, लेकिन डिप्लोटिन फर्स्ट में आते बच्चों क्या हो जाएगा, अरेस्ट लग जाएगा, यहाँ पर अरेस्ट लगे यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में। यानी कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इस प्राइमरी oocytes, ये आपको प्राइमरी oocytes दिख रही है ना, यहाँ पर क्या लग चुका है, एक अरेस्ट लग चुका है, यहाँ पर अरेस्ट लगा है, अरेस्ट फर्स्ट बोल रहे अपन, अरेस्ट फर्स्ट कहाँ लगा जल्दी बताओ, अरेस्ट फर्स्ट लग गया उसके बर्थ से पहले ही लग गया। जब उसका बर्थ होता है तो वो अरेस्ट लेके आती है, किसके अंदर अरेस्ट लेके आएगी, वो प्राइमरी oocyte के अंदर अरेस्ट लेके आएगी, और वो भी किसके अंदर, मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन फर्स्ट में। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट अरेस्ट कब ब्रेक होगा, ये कब ब्रेक होगा, ये होगा एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर ये अरेस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बच्चों। ये देखो ब्रेक हो गया है, ब्रेक होते ही फिर क्या होगा, ये देखिए अब सर इसके अंदर ये मियोसिस फर्स्ट की इवेंट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि डिप्लोटीन फर्स्ट का जो अरेस्ट था ना वो रिमूव हो जाएगा एट प्यूबर्टी, रिमूव होते ही उसमें डाइकाइनेसिस चलेगा, मेटाफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता, टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होते ही सेल के अंदर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। अब बच्चों सेकेंडरी oocyte जब बनती है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब एक सेल डिवाइड करेगी तो दो सेल बनाएगी, यानी कि प्राइमरी oocyte जब डिवाइड कर रही है तो दो सेल बना रही है, एक को बोला सेकेंडरी oocyte तो दूसरी को क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट पोलर बॉडी। बच्चों इसके अंदर पोलर बॉडी फॉर्म होती है, जबकि अपन बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी नहीं बन रही थी, लेकिन फीमेल के अंदर पोलर बॉडी बन रही है। यहाँ पर समझ में आ रही ना, पोलर बॉडी क्यों बन रही है, इसका भी कोई रीजन होगा, कोई ना कोई तो रीजन होता है। तो यहाँ पर अपन जनरली ये अपन देखने वाले हैं कि क्यों इसमें पोलर बॉडी बन रही है। तो जनरली बच्चों एक तो इसमें क्या है कि जो सेकेंडरी oocyte है उसमें अपने को क्रोमोजोम हाफ लेके चलने होते हैं, यानी कि अपन ऐसे नहीं रखेंगे कि उसमें 44 के 44, क्योंकि एक फीमेल के पास में एक ही सेकेंडरी oocyte बनने वाली है, और अपन एक ही सेकेंडरी oocyte का अपन क्या करवाएंगे, उसका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि अपन दो सेकेंडरी oocyte दे देंगे तो दो सेकेंडरी oocyte का एक साथ इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, यानी कि अपन बात करें कि दो एम्ब्रियो अपन एक साथ एक फीमेल में नहीं करवा सकते इम्प्लांट। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, एक को ही अपने को क्या कराना है, फर्दर इम्प्लांट कराना है, तो उसी को तो अपन क्या करेंगे, मैच्योर फॉर्म में रखेंगे, एक को अपन इमेच्योर फॉर्म में रखेंगे, जिसे अपन बात कर रहे हैं पोलर बॉडी। इस पोलर बॉडी में क्या होता है कि क्रोमोजोम आधे आधे चले जाते हैं, तो फिर वहां पर प्लॉइडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो क्रोमोजोम की प्लॉइडी होती है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगी, मेंटेन रहेगी। बात समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पर पोलर बॉडी बन रही है बच्चों। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा। देखिए सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, यहाँ पर होगा मियोसिस सेकंड बच्चों, यहाँ मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड जैसे ही होगा यहाँ से फर्दर बनेगा, ये देखो सेकेंडरी oocytes के बाद में यहाँ पर बनता है, ये देखो ओवम बनता है। तो अपन बात करें सर ये ओवम कब बनेगा, ये देखो सेकेंडरी oocyte में जब डिवीजन होता है तो एक तो ओवम बनता है और साथ ही साथ में क्या बनता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है बच्चों। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है इसका फंक्शन क्या है, ओवम का फंक्शन क्या है, बात में आ गई ना। तो सेम एज जो फर्स्ट पोलर बॉडी का था, सेम एज सेकेंडरी पोलर बॉडी का वही फंक्शन होगा। तो ये मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है, तो हम बात करें मियोसिस सेकंड जो है ये सेकेंडरी oocyte में जब फर्टिलाइजेशन होगा तब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, तब जाके ओवम बनेगा। तो ओवम जनरली बनता नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्टेज रहती है उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी oocyte, ये वाली सेकेंडरी oocyte। तो अपन बात करें सर मियोसिस सेकंड के अंदर अरेस्ट कहाँ लगता है, तो अपन बात करें कि इस पूरी oogenesis प्रोसेस में दो अरेस्ट लगते हैं, ये तो हो गया अरेस्ट फर्स्ट। अब सेकंड अरेस्ट की बात करते हैं, तो अरेस्ट सेकंड कहाँ लगेगा जल्दी बताओ, ये लगेगा इस मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस सेकंड में प्रोफेज हो जाएगी, प्रोफेज सेकंड कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, और मेटाफेज सेकंड में आके अरेस्ट लग जाएगा, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट लग गया, यानी कि यहाँ पर अरेस्ट लगता है। ये अरेस्ट कब रिमूव होगा, इसको बोलते हैं अरेस्ट सेकंड। ध्यान रखना फर्स्ट अरेस्ट कहाँ लगाया था अपने, डिप्लोटिन फर्स्ट में लगाया था जो मियोसिस फर्स्ट का पार्ट था। सेकंड अरेस्ट कहाँ लगता है, वो लगता है मेटाफेज सेकंड के अंदर जो मियोसिस सेकंड का पार्ट है। ये अरेस्ट कब रिमूव होगा, ये कब रिमूव होगा, ये रिमूव होगा जब इसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte के अंदर, और उससे क्या बना देगा, एक ओवम बना देगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बना देगा बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोजोम की, उसमें क्रोमोजोम का क्या यहाँ पर सीक्वेंस रहने वाला है। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले, चलिए इधर लिख ले रहे हैं अपन। यहाँ पर अपन बात करें ओगोनियम के पास में कितने क्रोमोजोम है, ये देखो 44 प्लस XX है यहाँ पर बच्चों, 44 प्लस XX। अब अपन प्राइमरी oocyte की बात करते हैं,
इसके पास में क्रोमोसोम क्या है, इसके पास में भी 44 प्लस XX है। ठीक, अब बताइए सेकेंडरी ओसाइट के पास में क्रोमोसोम क्या होंगे, आधे हो जाएंगे, क्योंकि सर इसके अंदर क्या हो चुका है, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में ये बनी है। तो अपन ने लिखा यहाँ पर क्रोमोसोम, ये देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आधे कितने हो जाएंगे, 22 प्लस X हो जाएगा इसके पास में, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट के पास में भी क्या आ जाएगा, 22 प्लस X आ जाएगा, यानी कि आधे आ गए इसके। तो फर्स्ट पोलर बॉडी के पास में बताओ, आधे इसके पास में आ गए 22 प्लस X। अब सेकेंडरी से क्या बना है, ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी है। तो अब अपन बात करेंगे, क्या सर फिर से आधे हो जाएंगे क्रोमोसोम, जी नहीं, अभी तो अपन ने देखा था मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, इक्वल होगा, इक्वल। तो यहाँ पर भी 22 प्लस X रहेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी में भी 22 प्लस X रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये oogenesis की प्रोसेस हुई खत्म। इसके बाद में अपन देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन देखेंगे कि एक फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल है, एक तरह का ह्यूमन फीमेल के अंदर ये एक तरह का क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो अपन रिप्रोडक्टिव साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, ये देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं अपन, एक को क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पर एस्ट्रस, तो दूसरे को बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। एनिमल्स की अगर बात करें तो बच्चों दो टाइप में अपन, दो ग्रुप में अपन ने डिवाइड किया है एनिमल्स को, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है उसको बोलते हैं अपन एस्ट्रस। यहाँ पर एस्ट्रस का मीनिंग क्या है बच्चों, एस्ट्रस का मीनिंग है यहाँ पर हीट, एस्ट्रस का मीनिंग यहाँ पर हीट से है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल का मीनिंग क्या है, मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल में जो मेंसस वर्ड है ना बच्चों, मेंसस, इस मेंसस का मीनिंग है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बच्चों, यानी कि इसका जो सिंबल है वो ब्लीडिंग है और इसका सिंबल है हीट। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स एनिमल में दो टाइप से चलता है, एक को एस्ट्रस बोलते हैं, एक को मेंस्ट्रुअल बोलते हैं। एस्ट्रस चलता है नॉन प्राइमेट्स में और मेंस्ट्रुअल चलता है बच्चों प्राइमेट्स में। ठीक है, अब हम बात करें सर एस्ट्रस को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मोनोएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस क्या होता है, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्टिव साइकिल जो एक साल में एक ही बार चले, उसको मोनोएस्ट्रस बोलेंगे। कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये है डियर और ये है बैट। ठीक, बी क्या लिखा है, बैट बच्चों। ठीक, अब अपन बात करें यहाँ पर पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस का मतलब है रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो एक साल में एक से ज्यादा बार चलेगा, मोर देन वन साइकिल इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, काऊ, बफेलो, गॉट। ये नॉन प्राइमेट्स की बात है। नॉन प्राइमेट्स में चलता है एस्ट्रस साइकिल, याद रखना, बस नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि एस्ट्रस साइकिल किस टाइप के एनिमल्स में चलता है, तो आप बता देंगे नॉन प्राइमेट्स ऑप्शन आएगा, वहां पर आप टिक कर देंगे उसको। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये फीमेल के अंदर यानी कि प्राइमेट्स के अंदर चलेगा, तो प्राइमेट्स में मंकी आते हैं और ह्यूमन आते हैं। मंकी और ह्यूमन के अंदर क्या चलेगा, इन दोनों के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। तो यहाँ पर देखो मेंसेस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ब्लीडिंग, और इसकी ड्यूरिंग कितनी होती है, 28 से 29 डेज। ठीक, अब ये यहाँ पर अपने को ग्राफ दे रखा है, इसमें अपन देख लेंगे कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल के अंदर रन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पूरा पूरा इवेंट दे रखा है, यानी कि इससे पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया इस फेज को। तो अपन देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस की बात करता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टेजेस, कितने टाइप की स्टेजेस में चलने वाली है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले इसको अपन ने जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया, क्योंकि अपन ने देखा अभी अभी कि इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है ना, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें, साइकिल के ड्यूरेशन की, तो इसकी ड्यूरेशन एक हेल्दी फीमेल के अंदर अपन लेके चल रहे हैं 28 से लेकर 30 डेज तक। एक हेल्दी फीमेल के अंदर 28 से लेकर 30 डेज तक मेंस्ट्रुअल मतलब ये साइकिल जो है वो रिपीट हो जाता है बच्चों। ठीक, अब अपन इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट जो यहाँ पर है उसको बोला है अपन ने मेंसस फेज। क्या बोला है अपन ने, मेंसस फेज बच्चों। मेंसस फेज का ही दूसरा नाम क्या है, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज बच्चों। ठीक, इसके बाद में अपन देखेंगे नंबर 2 जो है, यानी कि मेंसस फेज हो गया, इसके बाद में आता है प्रोलीफरेटिव फेज, प्रोलीफरेटिव
फेज, या फिर इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? प्री ओव्यूलेटरी फेज बच्चों, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले की फेज को अपन प्री ओव्यूलेटरी फेज, या फिर इसको अपन फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं बच्चों। फॉलिकल्स बनती है यहाँ पर, इसको अपन फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं, फॉलिकुलर फेज बच्चों। ठीक, इसके बाद में थर्ड जो स्टेज है उसको बोलते हैं अपन ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, यानी कि जिस दिन ओवुलेशन होगा उसको बोलते हैं अपन ओवुलेटरी फेज। इसके बाद में है पोस्ट ओवुलेटरी फेज, लास्ट जो स्टेज है उसको बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, या फिर इसको बोलते हैं अपन सीक्रेटरी फेज, सीक्रेटरी फेज, या बच्चों इसी को अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। ठीक, अब अपन ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि इन स्टेजेस की ड्यूरेशन क्या है। तो मेंसेस फेज यानी ब्लीडिंग फेज की जो ड्यूरेशन है वो 0 से लेकर 5 डेज तक है, 0 से लेकर 5 डेज। ठीक, यानी कि अब हम बात करते हैं प्रोलिफरेटिव की, तो ये 5 to 14 डेज, 5 to 14 डेज। और ओवुलेटरी फेज की बात करें तो ये ऑन 14th डेज, ऑन 14th डे ओवुलेशन होता है, तो एक ही दिन के अंदर ये पूरी फेज खत्म हो जाती है। पोस्ट ओवुलेटरी फेज की बात करें जो इसके बाद में 14 से लेकर 28 डेज तक ये इवेंट चलती है बच्चों। ठीक है ना, तो अब अपन देख लेते हैं इसको डायग्राम के अंदर। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग इवेंट्स दे रखा है और इसमें अपने को चेंजेस देखना है। चेंजेस क्या देखेंगे यहाँ पर आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो हॉर्मोन्स है ना ये पिट्यूटरी हार्मोन है, और नीचे की ओर आप हार्मोन जो देख रहे हैं ये ओवेरियन हार्मोन है यहाँ पर। ठीक है, ये फॉलिकल्स है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो हार्मोन्स है इसको बोल रहे हैं अपन ओवेरियन हार्मोन बच्चों। ठीक, नीचे की ओर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर चेंजेस होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर चेंजेस होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग थिकनिंग यहाँ पर दिख रही होगी एंडोमेट्रियम वॉल की। चलिए अपन देख लेते हैं यहाँ पर एक साथ। अब अपन हर एक इवेंट के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं, अपने को देखना क्या है, अपने को देखना है कि एंडोमेट्रियम वॉल में क्या चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ में पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन का लेवल क्या है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए अब अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है एंडोमेट्रियम वॉल। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन की, यानी कि मेंसेस फेज की। तो ये देखो 0 से लेकर 5 डेज में अपन क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 0 से लेकर 5 डेज में यहाँ पर ये देखो सडन क्या हो रही है, यहाँ पर फॉल हो रही है। ये देखो एंडोमेट्रियम वॉल क्या है वो फॉल हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अपन हार्मोन की बात करें तो एफएसएच का लेवल भी यहाँ पर डाउन हो रहा है। ये देखिए एफएसएच का लेवल भी क्या है यहाँ पर डाउन है, ये एफएसएच का लेवल डाउन है यहाँ पर देखो। ठीक, अब हम बात करें जैसे ही ब्लीडिंग फेज खत्म होती है उसके बाद में एक स्टेज आती है जिसे बोलते हैं अपन फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में एफएसएच का लेवल बढ़ता है वापस। ये देखिए फॉलिकल फेज में एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, ये देखो बढ़ ही रहा है। और इससे होगा क्या, जब फॉलिकुलर फेज में एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो बच्चों ये फॉलिकल्स भी इनलार्ज होती जाएगी। ये देखो ये फॉलिकल्स है, तो इनका मैच्योरेशन भी एफएसएच की वजह से होता जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देख पा रहे हैं अपन। अब हम देख रहे हैं कि एफएसएच की वजह से इन फॉलिकल्स में क्या हुआ है, इनलार्जमेंट हुआ है, और इन्हीं फॉलिकल्स की वजह से हार्मोन रिलीज होता है जिसे बात कर रहे हैं अपन एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो ऐसे ग्राफिन, जैसे मैंने बोला ये फॉलिकल है, सपोज से ये ग्राफिन फॉलिकल है, तो ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर की ओर 2 लेयर होती है जिसे बोलते हैं थीका लेयर। तो ये थीका एक्सटर्ना, इसके जस्ट नीचे की ओर होती है थीका इंटरना, ऐसे डबल लेयर होती है बच्चों। तो ये जो ब्लैक कलर से दिख रही है इसको बोलते हैं अपन थीका इंटरना, थीका इंटरना। यही थीका इंटरना जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करती है। फॉलिकल सेल्स कर रही है ना, यस फॉलिकल सेल्स कर रही है। तो जैसे जैसे फॉलिकल सेल्स मैच्योर होती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा बच्चों। ये देखो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। ये देखो यहाँ पर एफएसएच का लेवल सडन अराइज हुआ तो एस्ट्रोजन का लेवल भी अराइज हो गया, ये देखो। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सर प्रोजेस्टेरोन में क्या चेंज होगा।
और LH में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन LH की बात कर लेते हैं। तो ये देखो LH यहाँ पर नॉर्मल है, धीरे धीरे यहाँ पर अपन देख पा रहे होंगे नॉर्मल ही है। LH का लेवल सडन अराइज होता है 14 डे पर, और इसी स्टेज को बोलते हैं अपन LH सर्ज। इसको बोलते हैं बच्चों LH सर्ज, यानी कि LH सर्ज होते ही क्या होता है, ओवुलेशन होता है बच्चों, ओवुलेशन, ओवुलेशन हुआ LH सर्ज की वजह से। फिर इसका LH का लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना है। वो कैसे बना, जरा देखते हैं। ये देखो ओवुलेशन जैसे ही होता है तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है बच्चों। ये मैच्योर फॉलिकल को अपन ग्राफिन फॉलिकल बोल रहे हैं। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगी, इससे निकल के आएगा सेकेंडरी ओसाइट बाहर। अब जो बची हुई सेकेंडरी ओसाइट की रिमेनिंग जो भी पार्ट्स बचा हुआ है उसको बोलते हैं अपन कॉर्पस ल्यूटियम। की जो यहाँ पर आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, इसको बोल रहे हैं अपन क्या, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों किस हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, ये करने वाली है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो जैसे ही LH का लेवल बढ़ा, कॉर्पस ल्यूटियम बनी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेड कलर से जो है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल दे रखा है रेड कलर से। तो पहले नॉर्मल रहता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनी नहीं है और तब तक इसका नॉर्मल लेवल है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, पीक सडन अराइज होता है बच्चों। ये देखो सडन पीक अराइज होता है। फिर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होना स्टार्ट होती है, यानी कि ये कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अभी तो नहीं हो रही है, लगभग अपन बात करें कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहती है 28 डेज के, लगभग 28 डेज तक। लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है, इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लेवल भी फिर क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाता है बच्चों। ठीक, तो ये अपन देख पा रहे हैं। अब अपन देखें कि इसका याद क्या रखना आपको कि ईस्ट्रोजन का पीक सबसे ज्यादा कब आ रहा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे 13 डेज पर ईस्ट्रोजन का पीक ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का पीक सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे 18 से लेकर 23 डेज तक ज्यादा मिल रहा है। 23 से 27 तक इसका पीक ज्यादा मिल रहा है, प्रोजेस्टेरोन का पीक ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि सर ये 14 डेज पर क्या होता है इसमें, ये 14 डेज पर क्या होता है इसमें, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन से पहले की स्टेज को बोलते हैं अपन पोस्ट ओवुलेटरी फेज, सॉरी प्री ओवुलेटरी फेज, या फिर फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स बनती है बच्चों। शुरू की स्टेज को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं अपन इसको मेंसेस फेज। अब अपन एंडोमेट्रियम वॉल की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। किसने बढ़ाया है, शुरू के अंदर जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रहता है तब तक इसकी थिकनिंग बढ़ाने का काम रहता है बच्चों एस्ट्रोजन का। ये देखो अभी एस्ट्रोजन इसकी थिकनिंग बढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसकी थिकनिंग बढ़ाएंगे। तो प्रोजेस्टेरोन का काम होता है एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग बनाना। तो ये ज्यादा थिक होगी और इसके अंदर वैस्कुलराइजेशन भी होगा, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी हो जाता होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी के अंदर जो है वो एक एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने वाला है। एम्ब्रियो यही एंडोमेट्रियम में आकर इम्प्लांट होगा, तो उसके लिए ब्लड सप्लाई अपने को बढ़ानी है। तो उसकी एक पूरी की पूरी थिक वॉल बना देंगे ताकि इजीली वो इम्प्लांट हो जाए और इजीली उसको न्यूट्रिशन मिल जाए, वहां पर प्लेसेंटा डेवलप हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने प्रोसेस देखी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो बच्चों लाइक करिए अपने चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू बच्चों।